से जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ, युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। सभी टला है। हाँ, हंसों का दल चला है, हमें काफिला मिला है, सिकवा न कुछ गिला है, संकट सभी टला है।
अब तो भला भला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया, जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से, अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से, अब तो भला भला है प्रभु आपकी कृपा। Om Shanti. God bless you all. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? ओम हाँ जी, हाँ शांति। जी, सुनाई दे रहा है। ओम शांति। सभी का अव्यक्त मूल्य रिवीजन क्लास में स्वागत है। अभी हमारे साथ बीके राहुल भाई जी जुड़े हैं, हमारे साथ है। सभी राहुल भाई जी का स्वागत करें, अपना वीडियोस ऑन करें और भाई जी का स्वागत करेंगे। और हम सभी भाई जी का परिचय ऑलरेडी जानते हैं कि भाई जी जो है लाइफ कोच और एनएलपी के कोच है, और अव्यक्त मूल्य का स्टडी कैसे क्रिएटिविटी से हम पढ़ सकते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। और भाई जी यूट्यूब में अव्यक्त मूल्य रिवीजन प्रोजेक्ट शुरू किए थे, और उन्होंने जितनी भी अव्यक्त मूल्य है 1100 अव्यक्त मूल्यों का उन्होंने यूट्यूब में इन भाई जी का वीडियोस है, हम सभी इजीली एक्सेस कर सकते हैं उस वीडियो को, और बहुत गहराई से बाबा की मूल्यों को हम अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और भाई जी बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, और भाई जी क्रिएटिव माइंड मैपिंग सेशंस लेते हैं। और लास्ट संडे जो हमने भाई जी का क्लास सुन के बहुत ही संपन्न हुए थे, और बहुत ही गहराई से समझा था कि मूल्यों का हम मनन चिंतन कैसे कर सकते हैं। तो आज फिर हम उसी टॉपिक पर आ पहुंचे हैं। पार्ट 2 है मनन चिंतन कैसे करें, उसी टॉपिक का पार्ट 2 है, और हम आज भी गहराई से समझेंगे और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, हम अपनी उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए आज हम क्या सीखने वाले हैं ये भाई जी से सुनते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम क्लास में हमने जैसे कि भाई जी ने हमें समझाया था कि मूल्यों को कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं। तो भाई जी ने हमें बताया था कि एक टॉपिक हमने लास्ट क्लास से लिया था कि मुरली की फर्स्ट लाइन कंपाइलेशन जो है हम सभी ने होमवर्क के रूप में लिया था, और हम सभी भाई बहन जो भी है इस क्लास में जुड़े हैं, बीके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सभी ने कुछ कुछ मुरलियां लेकर फर्स्ट लाइन कंपाइलेशन कंप्लीट किया है, पूरा किया है, हम सभी सक्सेस हुए हैं। तो चलते हैं, अभी लेट ना करते हुए, तो सभी अपने साथ अपने पास पेन और डायरी के साथ रेडी हो जाए और क्लास का शुरुआत करते हैं। ओम शांति भाई जी। आज हम बाबा के खजानों में से कौन सा खजाना ढूंढ के आप हमारे लिए लेके आए हैं, और हम जानेंगे भाई जी के क्लास से। ओवर टू यू भाई जी, थैंक यू।
थैंक यू सिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिन भी भाई बहनों ने वो असाइनमेंट कंप्लीट किया है उनको आप स्पॉटलाइट कर सकते हैं सभी को, अगर वो अभी अवेलेबल हैं तो, जिन जिन्होंने भी वो फॉलो अप किया था। वो हैंड रेज भी कर सकते हैं, तो फिर हम उनसे कुछ हम डिस्कस करना चाहेंगे। ओके, हाँ दीदी, सभी को पिन या स्पॉटलाइट कर दीजिए ताकि सभी स्क्रीन पे दिखाई दे। हाँ जी ममता बहन, आपने किया था वो? ओके, जिन्होंने हैंड रेज किया है, ओके ओके, अनम्यूट कर सकते हैं आप। तो रत्ना बहन, जैसे आपने हैंड रेज किया है, तो आपने कौन से ईयर का कंप्लीट किया था? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। 1972 का किया है। 1972, ओके। 1972। हाँ जी, तो सभी ध्यान से सुनेंगे, जो हम रत्ना बहन से पूछेंगे उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आपको ये करते समय क्या रियलाइजेशन हुआ, कैसा फील हुआ? उसमें बड़ा ध्यान से हमने पढ़ा, मतलब वैसे हम मुरली को पढ़ते हैं तो पहली लाइन को नहीं, टोटल मुरली को ध्यान मतलब वो करते हैं, पर पहले लाइन में बड़ा सार्थक लगा, मीनिंगफुल लगा, क्योंकि उसके बेस पे ही उसके चारों तरफ जो है पूरी मुरली घूमती है। तो ये ऐसा महसूस हुआ मुझे कि मुरली का यदि हम पहले सेंटेंस को या जो मीनिंगफुल जो पूरा सेंटेंस होता है, दो लाइन का या एक लाइन का, तो उसको पढ़ने से उसके साथ जुड़े हुए सभी चीजें जो है हमारे दिमाग में आ जाती हैं एक साथ। यदि हम मुरली को ना भी पढ़े तो कई बातें दिमाग में आ जाती हैं, और बाद में जब हम देखते हैं कि मुरली में वही पॉइंट आए हैं, ये एक बहुत अच्छा चीज है कि मुरली का पहला लाइन हम लोग सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं, पर वो बहुत सार्थक हुआ, मतलब बहुत बेनिफिशियल। तो ओके, ठीक है, थैंक यू। सुभाष भाई जी, आप शेयर करना चाहेंगे आपने कौन से ईयर को कंप्लीट किया है? जी भाई जी, मैंने 1973 कंप्लीट किया। ओके जी, वेरी गुड। तो मेरे को ये अनुभव हुआ कि बाबा के कितने प्रकार के टाइटल हैं। तो एक एक टाइटल में जो है बाबा, ये समझ में आता है कि हाँ, बाबा जो कह रहा है वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। ये अनुभव हुआ। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बताया आपने, थैंक्स। योगेश भाई जी, आप बताएंगे? ओम शांति भाई। मैंने ये अनुभव किया है कि एक जब हम ये पहली लाइन लिखने लगते हैं तो लिखते सार ही मतलब कई चीजें स्मृति में आती हैं कि जैसे जैसे एक इंटरेस्ट सा बढ़ जाता है कि इसका टाइटल देखें और इसकी अगली लाइन देखें, तो एक मतलब जुड़े रहने का एक साधन सा बन जाता है कि भी इसको और आगे पढ़ें, इसको और आगे पढ़ें। तो खैर वो पढ़ने का तो भी समय नहीं था इतना, लेकिन इंटरेस्ट जरूर बनता है इसमें, ये मैंने अनुभव किया है। और फिर दूसरी बात ये है कि कई सारा जब लिख लेते हैं तो लिखते लिखते तो ये पता चलता है कि कई बातें बाबा रिपीट करते हैं। जब जैसे आज विशेष भट्टी वालों के लिए बुलाया है, ये बाबा ने 2-3 बार 3-4 जगह पर मैंने 1971 की मुरलियां जो है 54 मुरलियां हैं, इनके ऊपर इनकी लाइनें लिखी थी। तो इसमें 3-4 जगह पर बाबा ने इस सेंटेंस को रिपीट किया है। तो और भी हैं, यही नहीं खाली और भी हैं, जैसे
जैसे बाबा हर्षित हो रहे हैं, ये भी रिपीट किया है बाबा ने, आज बाबा हर्षित हो रहे हैं सभी बच्चों को देखकर। तो ऐसे ही मतलब ये चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट बन जाता है। जी, बहुत ही अच्छा। ओके, मीनाक्षी बहन आप शेयर करेंगे। जी, ओम शांति भाई जी। मुरली की फर्स्ट लाइन कंपाइल करने में हमें मुरली की सबसे पहले हमने हेडिंग पढ़ी, तो हेडिंग पढ़ने से ही पूरे मुरली का हमें सार पता चल रहा था। और सेकंड हमने ये देखा कि हमारे बाबा का क्या टाइटल है, बहुत सारे नए नए टाइटल के बारे में पता चला, और बाबा हम बच्चों को क्या सम्मान से ऊपर उठा रहा है, इसके भी अनुभव हमने किया कि अलग अलग मुरलियों में बाबा अलग अलग हमें हमारी कितनी इम्पोर्टेंस है, और हम उसको कितना अपने इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और कितना उसको फील कर रहे हैं और कर्म में ला रहे हैं। तो इस चीज को मतलब मुरली लिखते टाइम हमने रियलाइज किया। 2000 का लिखा है, फिर 96 का और 2001 का लिखा हमने मुरली का फर्स्ट लाइन। तो मुरली के फर्स्ट लाइन लिखते ही फिर हमने हेडिंग को भी लिखा उसके साथ साथ, और हेडिंग से ही हमें बहुत कुछ पता चला और बहुत हमारे अपने अंदर के संस्कारों को, मन बुद्धि को कैसे करना है उस चीज। और एक जो सबसे मतलब अच्छी बात तो ये भी पता चली कि बाबा कहते हैं कि नवरत्न, तो नवरत्न में आने के लिए हम लोग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी मतलब खुद की क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए हम कैसे थे, हम कैसे हो गए हैं, और हमें फिर से वही चीज बनना है। तो ये बाबा सिखा दिया मुरली, जब हम मुरली का फर्स्ट लाइन कंपाइल कर रहे थे तो, और अपने इम्पोर्टेंस को सबसे ज्यादा। जी, जिन भी बहन बहनों ने हैंड रेज किया है प्लीज वीडियो ऑन कर ले अपना, तो अच्छा रहेगा। ओके, मीनाक्षी बहन ये भी बताइए कि उस दिन आपके योग पर इस एक्टिविटी का क्या प्रभाव आया? जी वो मतलब अवधि जैसे पहले थी कि जब योग के टाइम में हम बैठे रहते थे तभी तक उतना लगता था। अब जब हम स्वमान में रहते हैं ना तो 24 आवर तो नहीं, हाँ फिर भी कनेक्शन डिस्कनेक्शन होता है, इरेगुलरिटी आती है, लेकिन फिर भी अपने अंदर सकते हैं मेरा इतना श्रेष्ठ है, फिर हम उसी स्मृति में अपने आप को ले जाते हैं। जो कहते हैं बाबा चलता फिरता लोग अपना स्वमान हमें, अच्छा हमारा स्वमान ऐसा है, रूहानियत है, दृष्टि वृत्ति बोल चाल चलन, तो इन सब चीजों में क्रोध है, अरे क्रोध नहीं करना है। तो हमारे अपने संस्कारों के परिवर्तन में ही खुद में इस चीज को हमने अनुभव किया है। और योग भी जैसे योग में बैठो, पहले मुरली की चर्निंग ये सब कुछ भी नहीं, योग में भी बैठो तो बस मुरली की पॉइंट याद आती है, और जब याद आती है तो लगता है कि ये क्वालिटी मेरे में अपग्रेड हो रही है मेरे में, यही मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है जो अब फिर से किसी ने कह दिया। और एक होता है कि अगर लॉजिकली जान के कर रहे हैं ना तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है और वही अच्छा प्रभाव डालता भी है। तो जी। अब हम जान पाए कि यही हमारी क्वालिटी है तो फिर अच्छा लग रहा। अब तो ये होता है कि जो चलो ठीक है शांति में बैठे रहे, कोई जोर से नहीं बोलना, अच्छे से बोलना है, थोड़ा सा भी बोल लो जोर से तो लगता है अपन को ही लगता है कि यार सिर दर्द हो रहा है, हमने क्या, ऐसे तो ये हमारी है नहीं क्वालिटी। जी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके। ममता बहन जी, ममता बहन आप शेयर करेंगे अभी, आपने कोई ईयर कंप्लीट किया है? ओम शांति भाई जी, हाँ जी। मैंने 74 और 2001 का ओके, फर्स्ट लाइन लिखी। तो तो मैंने लिखते समय ये महसूस किया हम्म, कि जो फर्स्ट लाइन में बाबा के जो अपने टाइटल्स हैं उस रूप में मैंने उनको महसूस किया। जब उन्होंने बोला कि निर्बल आत्माओं को शक्ति देने वाले हैं तो लगा कि हाँ हम निर्बल आत्माएं हैं और बाबा हमें शक्ति दे रहा है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे वो मुरली तो ऐसा महसूस नहीं करते थे, बस पढ़ लेते थे और सोचते थे बाबा निर्बल आत्माओं को शक्ति। लेकिन अभी मैंने क्या किया, जब लिखा तो उस चीज को महसूस किया कि बाबा के जो टाइटल्स है उस रूप में हमने उनको देखा। जैसे बाबा ने बोला कि मधुबन के वहां कमरे में बैठ के उन्होंने ऐसे बच्चों को देखा, तो वो सीन आगे आ गया। जैसे हम योग में अपने आप को परम धाम ले जाते हैं कहीं, तो वो हमारी आंखों के आगे जाता है, तो वो चीज आंखों में आई सामने कि हमें इस सम्मान से कैसे, अपने टाइटल से हमको कैसे सम्मान दे रहे हैं। तो उस चीज में हमने महसूस किया कि बाबा वास्तव में हमें उस रूप में दिखाई दे रहे हैं
और वो हमें भरपूर कर रहे हैं। तो इसके करने से आपके योग में उस दिन क्या डिफरेंस आया? हाँ, बहुत फर्क आया, मतलब कंसंट्रेट हुई मैं। कई बार होता है कि हम योग में ना थोड़ा सा हलचल में आ जाते हैं, लेकिन जो हमने लिखा और फिर हमने उसको देखा तो उसको वो योग में हमारे बना रहा। हम उस चीज को महसूस करते रहे कि नहीं बाबा हमें इतने टाइटल से इतने सम्मानों से सुसज्जित करते हैं, तो बाबा वास्तव मतलब एक एक वर्ड जैसे दिमाग में उतर सा रहा था। वैसे हम भूल जाते हैं मुरलियों को, पर फर्स्ट लाइन जो हमने लिखी उसमें से काफी कुछ मतलब दिमाग में बनी रही और ओके योग बहुत अच्छा ओके हुआ। ओके, अभी शॉर्ट में शेयर करना है क्योंकि अभी आपके पास हम फिर से आएंगे। तो एक तरह से आप सभी हमारे पैनलिस्ट हैं। ओके, तो गीता बहन आप शेयर कर पाएंगे? ओम शांति भाई जी। हम्म, भाई जी मैंने वैसे मुरलियाँ अव्यक्त मुरलियाँ ज्यादा पढ़ी नहीं है, सुनी है जरूर, जी पढ़ी नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट लाइन लिखने से ना मेरे को इतना अंदर से हो रहा था कि बाबा इतने सम्मानों से हमको उठाता है। अब मैं हमेशा नेगेटिव में रहती थी, लेकिन अब सम्मान बाबा के मतलब जो नोट कर रही थी ना जब फर्स्ट लाइन, तो मेरे को ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि बाबा हमको इतना ऊंचा उठा रहा है, तो मैं इतने सम्मानों में क्यों नहीं रहती हूँ। तो अब जब भी थोड़ा ध्यान आता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, जो बाबा बोला है बस वही बात को बस अब मन में रखना है। अब थोड़ी भी नेगेटिव आती है तो मैं सोचती हूँ उसको नहीं बोलना है, पर नहीं भी शब्द नहीं बोलना चाहिए, बस पॉजिटिव करते जाना है हमको, ये अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सिर्फ वही लोग अपना वीडियो ऑन करें जो स्टेबल तरीके से प्रॉपरली बैठे हैं। कुछ काम करते हुए चलते हुए वीडियो ऑन नहीं करना है, राइट? आज ही हमारी रॉयल्टी की मुरली हमने पढ़ी है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो गीता बहन ये बताइए कि आपने जो इतने सारे फर्स्ट लाइंस नोट किए उसमें सबसे अच्छा कौन सा आपको लगा? बाबा के तो वैसे सभी सम्मान बहुत बहुत अच्छे हैं। जी बाकी जो फर्स्ट लाइन जो शहजादे और शहजादियों वाली अब पहली लाइन बोलिए ना बाबा, तो वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, आप उस मुरली का डेट बताइए और फर्स्ट लाइन एग्जैक्टली क्या है वो पढ़ के बताइए क्या है। जी, वो 2/1/80 की है पहली पहली जी मुरली फर्स्ट। और वो आज बाप दादा ने कौन सी सभा देख रहे हैं, तो बाप दादा यह देख रहे हैं शहजादे और शहजादियां, सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा देख रहे हैं। सच्चे बाप के सच्चे शहजादे शहजादियां हैं। कितनी कमाल की बात है ना, अच्छी बात, कितना नशे वाली बात है, जी बहुत ही अच्छा। ओके, रत्ना बहन दिखाई नहीं दे रहे अभी आप। ओके, सुभाष भाई जी आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने जो भी महावाक्य लिखे उसमें से कौन सा वाला आपका सबसे आपको बहुत अच्छा लगा? भाई जी, मैंने जो 73 का मई का वो था कि निर्बल को बल देने वाले, विश्व का मालिक बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी। तो जब मेरे को लगा कि एक्चुअली मेरे को मुरली में थोड़ा योग में वो लगता था कि मैं योग नहीं कर पाता हूँ, योग में मेरे को थोड़ा वो है। जब बाबा ने बोला कि निर्बल को बल देने वाले हैं बाबा, तो बाबा मेरे को बल दे रहे हैं और मैं विश्व का मालिक बना रहे हैं मेरे को। तो मेरी कितनी ऊंची पदवी है। तो मेरे को विश्व का मालिक बनना, मैं निर्बल हो कैसे सकता हूँ? मैं तो निर्बल नहीं हूँ। इसका मतलब मेरे को विश्व का मालिक बनना है तो मेरे अंदर वो योग्यता चाहिए। तो मैं महान से महान आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी, तो क्योंकि जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है तो मेरे को सात बनना है, तो मेरे को भी विश्व कल्याण करना है। तो मैं निर्बल नहीं हो सकता, मेरे को ऊंचा उठना ही है, अपने को उठाना ही है। तो ये मेरे को, और फिर आगे बाबा ने बोला विश्व परिवर्तन करने वाले, तो मेरे को विश्व परिवर्तन में मेरे को मदद करना है, तो मैं बाबा का मददगार भी हूँ। तो ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी। जी थैंक यू। विद्या दीदी आपने भी शायद कोई ईयर कंप्लीट किया था, आप शेयर करना चाहेंगे?
विद्या दीदी अगर हैं तो। हाँ सुगना बहन, आपने भी तो किया था ना, आप भी शेयर करें। हाँ जी बाजी। जब एक्चुअली में फर्स्ट मुरली का हेडिंग पढ़ रहे थे, तो मुरली का हेडिंग पढ़ते ही मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब बाबा हमें रोज आते हैं क्या सिखाने के लिए, टॉपिक मतलब कितना सिखा रहे हैं हम बाबा बाबा हमें, लेकिन हम उसमें से बस 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट भी मुश्किल से याद रखते हैं उसको। लेकिन हमें बाबा के उम्मीद कितना है हमारे ऊपर, बाबा की आशाएं कितनी है हमारे ऊपर, और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा कितना मेहनत कर रहा है हमारे ऊपर। और एक बच्चे को पालने के लिए एक बार प्रेम स्वरूप रहना होता है, मतलब प्यार से, एक बार गुस्से से, एक बार मतलब हर तरीके से एक बच्चे को सुधारना पड़ता है। तो उस भाव को मैंने समझा है, जो है जब हेडिंग और फर्स्ट लाइन पढ़ा है, तो मतलब बाबा हमें मतलब वो सभी भावों से समझा रहे हैं, जैसा तरीका चाहिए था वो सब तरीका बाबा यूज करके हमको समझा रहे हैं। और इतना ऊंचा जो स्टेज के नजरों से बाबा मुझे देख रहा है कि मेरा स्टेज मतलब मुझे उतना स्टेज तो पाना ही है कैसे भी, लेकिन बाबा की नजरों में मतलब बाबा ऐसा कर सोच रहा है। तो एक होता है ना कि मेरा पिता मेरे ऊपर इतना उम्मीद है, तो एक बच्चे को भी रहता है कि हाँ मुझे उस उम्मीद को पूरा करना है। तो एक आशा जगह है अंदर कि नहीं, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से सीरियस होकर करना है। ये हमने अनुभूति किया। ओम शांति। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपको महावाक्य उनमें से कौन सा लगा जो आप शेयर करना चाहोगे? बाबा ने बोला है कि होलीएस्ट बाप होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। होली डे क्या है, इस संगम को ही कहा जाता है। ओम शांति। तो हम सभी ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी के पास 20 ड्रेस हो पहनने के लिए, और कोई एक ही ड्रेस रिपीट कर करके पहनता रहे और 19 ड्रेसेस का भी ध्यान ही ना दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि इनको अपने खजानों का या रिसोर्सेज का अवेयरनेस नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। दे हैव द रिसोर्सेज लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी प्राप्तियों का, अपने खजानों का पूरा पता नहीं है। तो इस एक्टिविटी का एक पर्पज़ ये भी था, बहुत सारे पर्पज़ हैं इसके, कि हमें धीरे धीरे ये अवेयरनेस हो कि आखिर हमें क्या मिला है और आखिर हमें कौन मिला है, और कहीं बहुत देर ना हो जाए उससे पहले ही हमें ये रियलाइज़ हो। तो शीतल बेन, आपने भी किया है ना ये असाइनमेंट? ओम शांति। हाँ जी भाई जी। हाँ जी, आपने कौन सा ईयर कंप्लीट किया है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने 85 का किया है और भी 2-3 साल का किया है। जी। तो एक्सपीरियंस तो जैसे बाकी भाई बहनों ने शेयर किया ना, तो उसका ही पूरा समरी है। और जैसे अभी सुगना बहन ने भी कहा कि बाबा के हमसे जो, हम शायद एक्सपेक्टेशन ऐसा तो वर्ड नहीं यूज कर सकते, बट बाबा की जो आशाएं है या बाबा जो हमको देख रहे हैं कि हम सतयुग में क्या बड़ा पोजीशन ऑन करने वाले हैं, उस हिसाब से जो हमको पुरुषार्थ करना है। तो ये जैसे एक मिरर है, बाबा का जो इनिशियल लाइन है मुरली का, वो जैसे मिरर है कि बाबा ने हमको इतने सारे स्वमान दिए हैं, क्या हम उस पे खरे उतर रहे हैं या नहीं। और बाबा का वोकैबुलरी भी इतना स्ट्रांग है कि अगर हम भी किसी को लौकिक में अप्रिशिएट करते हैं तो शायद हम 2, 4, 10 वर्ड्स के बाद हमारी जैसे वोकैबुलरी खत्म हो जाती है, बट बाबा हमको जितना चढ़ाते हैं, जितना बढ़ाते हैं, उसमें जरा सी भी कमी नहीं। और अगर हम अव्यक्त मुरली पढ़ते भी है, और अगर हमने इसको यूट्यूब पे अगर बाबा मिलन का वीडियो भी देखा है अव्यक्त मुरली का, तो बाबा का जो फेस एक्सप्रेशन भी रहता है, उससे ही पता चलता है कि बाबा को बच्चों से कितना प्यार है। और हम बच्चों को उस पे खरा उतरने के लिए बाबा हर बार मोटिवेट करते हैं। कभी भी मतलब कोई भी मुरली का इनिशियल लाइन भले ही छोटा हो बड़ा हो, बट उसमें उतनी ही एनर्जेटिक फीलिंग आती है। और जैसे जब मैं ये कंपाइल कर रही थी तो 85 ईयर का ही
एक जो वाक्य था वो बहुत ही छोटा था, बट उसमें बाबा ने बहुत प्यार से कहा था कि अपने अलौकिक परिवार का छोटा सा संसार, मतलब उसमें वो संसार में भी सारी ईश्वरीय परिवार अकोमोडेट हो गया। वो छोटी सी लाइन थी, बट उसमें भी कितना मतलब वो फीलिंग था कि बाबा का अपने बच्चों से कितना प्यार है। हम रियलिटी में और लौकिक में अपने पेरेंट्स से देखते हैं ना कि कितना वो ब्लेसिंग्स हम पे शॉवर करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही बाबा हम बच्चों से या शायद उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। और भाई जी एक स्पेसिफिक और एक लाइन शेयर करना चाहती हूँ जो 11 अप्रैल 1985 की है। उसका मैं फर्स्ट लाइन एक बार पढ़ती हूँ। बाबा ने कहा है, आज विशेष विश्व परिवर्तन आधार स्वरूप, विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृति, बेहद की वृत्ति, मधुर अमूल्य बोल बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप, निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसी विशेष आत्माओं से मिलन के लिए आए हैं। तो यह वाक्य कितनी भी बार पढ़े तो भी वो जो बाबा ने हमारे लिए एक्सप्रेस किया है वो कम ही फील होता है। मतलब कितने सारे बाबा ने प्रेस्टिजियस वर्ड्स उसमें डाले हैं, तो हमको हमेशा ही, जैसे हम कहते हैं ना डबल ताजधारी, तो सच में हम उस क्वालिटी की आत्माएं हैं। और अपने को वैसा ही अगर विजुअलाइज करके अगर हम अपनी दिनचर्या रखें तो हमारी राजयोगी लाइफ और बाबा से योग जरूर अच्छा ही रहेगा, ऐसा मुझे एहसास हुआ इस एक्टिविटी में। ओम शांति। जी, तो एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं। जैसे कोई विदेशी पर्यटक भारत में घूमने आए और वो सिर्फ दिल्ली का इंडिया गेट या मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देख के चला जाए और कहे कि मैं इंडिया घूम आया, मैं भारत होकर आया, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो तो इनकम्प्लीट हो गया, ही हैज मिस्ड अ लॉट, काफी कुछ देखना मिस्ड रहता अ है। लॉट, है ना? आप कहेंगे कि अरे आपने तो कुछ भी नहीं देखा, अभी सब कुछ रह गया। और उसने अपने आप को एक डिसेप्शन में डाल दिया, एक धोखे में डाल दिया कि मैं तो भारत होके आ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब इसी डिसेप्शन में हैं कि हमने ज्ञान पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया और हम बाबा बाबा भी कहने लग गए, बाकी सारी चीज़ें भी हम कर रहे हैं? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोल सर्चिंग क्वेश्चन है हम सबके लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, कि वो ज्ञान सागर जिसके लिए हम गाते थे कि तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम, जब वो सागर मिला तो क्या सच में वो तृप्ति हमें आ गई वैसी? क्या हम वैसे भरपूर हो गए? अगर नहीं आई तो जरूर कुछ हमारी विधि में भी कमी रह गई। तो दुनिया में भी लौकिक में क्या होता है कि कुछ लोगों से पूछो कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो वो कहेंगे हाँ जी ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन जब वो किसी एग्जाम में जाते हैं तो उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने ये नहीं सोचा था कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। तो भले ही आपका स्टडी मटेरियल सेम है, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट आर यू रीडिंग और व्हाट आर यू स्टडिंग इज ओके, बट हाउ आर यू स्टडिंग दैट? आप वो कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी का मेथड क्या है और वो आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसे हम फिर से अपने पढ़ने के तरीके को, जो भी हमने पढ़ा उसके आगे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं? तो आप सब लोग डायरी में नोट कर लीजिए, व्हाट इज माय नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन फॉर गॉडली स्टडी। हाँ जी, तो क्या संकल्प आ रहा है सबको कि हमारा नेक्स्ट लेवल अब क्या होना चाहिए? तो शेयर कर सकते हैं।
कोई और भी शेयर करना चाहते हैं तो हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। नेक्स्ट लेवल मतलब ये समझ में आ रहा था बार बार पढ़ने से, एक एक पढ़ रहे थे हम लोग, कि नेक्स्ट लेवल में जब हम मुरली को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारी एक बैक ऑफ माइंड कुछ चिंतन शुरू हो जाता है। अभी जब बार बार लिख रहे थे, चिंतन शुरू हो जाता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग सिस्टर आप म्यूट हो गए हो, रत्ना बहन। मतलब पढ़ा नहीं था, पढ़ के तो तुरंत उसको ध्यान, सॉरी दीदी आप म्यूट हो रहे हैं। हाँ, वो बार बार कुछ प्रॉब्लम नेट का। हाँ जी। तो जब बार बार लाइन को पढ़ रहे थे तो तब पढ़ते पढ़ते क्या हो रहा था कि हम कुछ ध्यान में चले जा रहे थे। ध्यान इन द सेंस कंसंट्रेशन हमारा बढ़ रहा था और उसको समझ पा रहे थे बहुत गहराई में जाके। एक सिर्फ लाइन नहीं है वो, मतलब उसमें काफी कुछ, मतलब बाबा जो बिटवीन द लाइंस भी होता है उसको भी हमको समझ पा रहे थे। ये है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बिटवीन द लाइंस। बिल्कुल दीदी ने हमारी मन की बात पकड़ ली। हाँ, समझ, धारणा जिसको बोलते धारणा आप लोग के वर्ड में, तो वो हो पा रहा था। तो अभी तो हमें हमारे इस वीक का प्रोजेक्ट तो यही रहेगा। सुगना दीदी बताएंगे कि कितने इयर्स कंप्लीट हो गए। करीब 50 इयर्स तक अवैध बाप दादा ने हमारी पालना की, तो 50 इयर्स का हमें कंपाइलेशन ये करना है। तो उसमें से अभी शायद 10-12 साल या 15 इयर्स कंप्लीट हो गए होंगे। तो बाकी जितने भी रह गए हैं इयर्स वो असाइन करके आप बता देंगे कि किस किस को वो असाइन किया है। तो उसमें फिर आगे हम उसको देखेंगे, उसमें चलेंगे। तो सबको पसंद है ये? ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये क्यों हमें करना है? तो सबको दिल से ये पसंद है ऐसा करना, तो बहुत अच्छी बात है ये। भाई जी थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि इसका यदि पूरा मुरली का मेन जो मूल वो है, वो यदि सार को यदि हम लिखें इसके साथ, तो मेरा ऐसा पर्सनल ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कंप्लीट सा लगेगा। मतलब कभी कभी जो एक दो लाइन हमने लिखी है वो अंदर के मुरली से बहुत अधिक रिलेटेड नहीं है, रेलेवेंट नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि ये यदि पॉइंट मूल सार हम एक दो लाइन लिख लें तो शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा मेरा पर्सनल थोड़ा सा फीलिंग था। हाँ जी, तो ये अभी जस्ट एक शुरुआत है और ये एक सैंपल है। जैसे होता है ना, कई बार कोई चीज़ होती है टेस्ट कराई जाती है कि आप इसे टेस्ट करके देखो कैसी है। तो जब खाने का टेस्ट आ जाता है तो फिर लगता है कि और इसे खाना चाहिए या और पढ़ना चाहिए। तो आपको वो टेस्ट आ गया है तो अच्छी बात है। और यही उस बात की सक्सेस है कि आपको पूरा और पढ़ने का मन कर रहा है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमें सिर्फ कई बार क्या होता है ना, हम इस ऑब्लिगेशन से पढ़ते हैं कि हम बीके हैं तो हमें मुरली पढ़ना ही चाहिए, ये हमें लगता है। तो आई हैव टू रीड और आई वांट टू रीड, दोनों में बहुत फर्क है और दोनों की क्वालिटी में बहुत फर्क है। दोनों का जो परफॉर्मेंस बाहर आता है फर्क है। जब ये दिल में आता है कि यस आई वांट टू रीड, मुझे पढ़ना है, ये मुझे समझना है, मुझे ज्ञान सागर के सारे ज्ञान को अपने मन के गागर में समाना है, बुद्धि रूपी गागर में भरना है पूरा। वो जब एप्रिसिएशन डेवलप होती है तो फिर एक अलग ही लेवल का मजा आता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ रहे हैं हम, जो टेक्स्ट है हमारे पास, वो पूरी प्राप्ति का 5% भी नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस में हम जाते हैं उसके बाद, और जो हमारी ही एक अलग दुनिया होती है, वो बहुत बेहद की दुनिया है। वो 95% एक्सप्लोर करने का ये एंट्री गेट है अभी सिर्फ। तो बहुत बाहर बाहर इनिशियल स्टेप पे हम खड़े हैं, लेकिन वो स्टेप भी अगर हमारा राइट होगा तो नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद अगला स्टेप वो राइट होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये क्यूरियोसिटी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है कि क्या है अभी बाकी जो हमें करना है। बाबा ने का व्यक्त मुरली में कहा भी था
कि जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो बहुत अलविले हो गए हैं, और जो अपने आप को थोड़ा बुद्धू समझते हैं, जो नए नए हैं, वो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी अलाइव होती है। उनको लगता है कि हमें बहुत जानना है। और हम सबका ये एक्सपीरियंस होगा कि हम जब भी बाबा के बच्चे बने तो सब कुछ, कौन सा गीत गाते थे, नया दिन लागे नया रात लागे राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हाँ ठीक है, हमें सब पता है। तो ये वाला हमारा कभी भी ऐसा एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। तो हम सबका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, सबने नोट कर लिया होगा, कोई शेयर करना चाहेंगे? बाबा का याद प्यार। हाँ जी, तो ये इम्पोर्टेंट दीदी का भी रिकमेंडेशन आया अभी, लेकिन इसको हम करेंगे, पहले हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाए। हाँ, लेकिन वो आइडिया अच्छा है। तो उसका फ़ायदा ये है कि पूरी ही मुरली समराइज हो जाती है। तो ये भी साथ साथ कर सकते हैं। तो सुगना बहन, आप ये आप कह सकते हैं, जो लोग फर्स्ट लाइन को कर रहे हैं कवर, वो साथ साथ याद प्यार वाला भी कवर कर सकते हैं। तो एक ही बार में वो डबल हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट ही हो गया भाई जी, 10 टेक्स्ट इकट्ठा करना बाकी है। विद्या दीदी का नेटवर्क नहीं है, तो ये फर्स्ट लाइन कंपाइलेशन ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स का बाकी होगा। ऑलमोस्ट कल या परसों तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सारा हमारे पास आया नहीं था, तो इसलिए हमें लगा कि थोड़ा ये नहीं, पूरा कंप्लीट है, बस 2-3 इयर्स का थोड़ा यहाँ वहाँ मिसिंग है, जो बहुत सारे एडमिन के पास चला गया है, तो वो इकट्ठा कर रहे हैं। बस जी जी 1-2 दिन टाइम चाहिए, बस जी। एक पीडीएफ फाइल बना रहे हैं, हो जाएगा वो वर्क ऐसे। पीडीएफ फाइल और वर्ड डॉक में आप वो सेंड कर देना। हाँ हाँ हाँ, ओके जी भाई जी। कुछ कुछ लोग होमवर्क इसलिए नहीं किए हैं कि उनको लग रहा था कि ये क्या, हम तो कुछ क्लास सुनने के लिए आए थे, लेकिन भाई जी ने होमवर्क दे दिया। फर्स्ट लाइन से क्या बेनिफिट मिलता है? तो ये बहुत सारे करने से पहले बहुत सारे लोग का दिल में कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ होगा, तो आप एक बार फिर से उनको डिटेल से समझाइए। ओके, तो जिनका ये क्वेश्चन है, अगर वो खुद पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछना चाहेंगे जिनका ये प्रश्न है ये? तो उसका ठीक है, उसको उसका आंसर ये हो सकता है कि हम सब ने सुना बहुत है, और बहुत क्लासेस हम सुन भी रहे हैं, और बहुत ही हमें वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस मिलती ही रहती हैं। कोरोना टाइम में भी हमने बहुत क्लासेस सुनी, लेकिन जब तक हम खुद एक्शन नहीं लेते ना, तब तक वो रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता। और सिर्फ सुनने से हम एक्शन में नहीं आ पाते, हमें धीरे धीरे एक्शन लेने होते हैं। उसका जब रिजल्ट देखते हैं तब फिर हमें वो समझ में आता है, फिर हम और एक्शन, फिर हमारा मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, फिर हम एक्शन लेते रहते हैं लगातार। ठीक है, तो बाकी किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, या वो ऑडियो भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देयर क्वेरी जो भी उनका है। तो आज हम सुनने वाले पार्ट पे भी आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आज हम क्या करेंगे, जैसे दीदी ने पिछली बार कहा था, दीदी ने 2 इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स यूज करे थे कि हम मुरली चिंतन में क्रिएटिविटी कैसे लेकर आए और नवीनता कैसे लेकर आए, राइट। तो बाबा ने हमें अव्यक्त मुरली समझाते समझाते बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं। बाबा ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, और वो हमारी ही लौकिक दुनिया के एग्जाम्पल्स हैं, ताकि वो हमें इजीली समझ में आ सकें। तो
उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। आज हम जो एग्जांपल्स देखेंगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हैं, राइट। तो इसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना है, तो सभी तैयार रहिए। तो बाबा मुरली में टर्म यूज करते हैं पावर हाउस। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि पावर हाउस बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन है, और इससे हमें ज्ञान की कौन सी बात समझ में आती है? मतलब पावर हाउस मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से कि एनर्जी मिलता है जिससे कि कोई भी कार्य में परिणित कर सके, किसी भी कार्य को कर पाए। कोई भी कार्य करना है या कुछ भी करना है तो एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी का कई फॉर्म होते हैं, जैसे कि हम आत्म स्वरूप में रहते हैं तो आत्मिक जो एक हमारी आत्मा ही पावर हाउस है, वो ही पूरे शरीर को चला रही है, इंद्रियों को चला रही है, तो वो उस कंसर्न में पावर हाउस। ओके, हाँ जी शंकर भाई। हाँ भाई, हाँ जी, बोलिए बोलिए जुनीजा भाई बोलिए। मेरे हिसाब से बाबा जो है वो पावर हाउस है और हम आत्माएं बाबा से पावर ले रही हैं। तो जैसे ही पावर हाउस समझ में आता है तो बुद्धि जो है वो शांति धाम की तरफ जाती है कि बाबा शांति धाम में बैठा पावर हाउस है और हम सब आत्माएं बाबा से पावर ले रही हैं। ये मेरी बुद्धि में आता है। ओम शांति। जी कमल बेन आप बताइए। ओम शांति। पावर हाउस जैसे दुनिया का एग्जांपल दिया तो हमें दुनिया का बताना चाहिए। इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है ना, जैसे मेन शहर का, हर शहर का एक पावर हाउस होता है, वहां से बिजली शहर में आती है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो शहर में बिजली नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं बाबा पावर हाउस है मेन, वहीं से सारी एनर्जी आत्माओं को मिलती है। तो दुनिया में एनर्जी जैसे बिजली की मिलती है, ऐसे ही आत्मा की एनर्जी शिव बाबा से मिलती है। तो वो कंपैरिजन बाबा ने करके दिया ताकि वो अंडरस्टैंड इजीली किया जा सके। मुझे तो इतना ही समझ में आया भाई जी। हाँ जी मनोज भाई। ओम शांति भाई जी। जैसे सभी ने बताया पावर हाउस माना जो सोर्स ऑफ पावर जहाँ से सबको एनर्जी मिलेगी, और हम सब आत्माओं की एनर्जी अब डिप्लीट हो गई है, खाली हो गए हैं। तो बाबा का कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको फिर से फुल होना है तो पावर हाउस से तो कनेक्ट होना पड़ेगा, माना आपको हर वक्त बाबा की याद में रहना पड़ेगा, तो ही हमेशा कनेक्टेड रहेंगे हम। जी डॉक्टर पृथ्वी जैन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी पावर हाउस का एक तो ये हुआ कि सारी शक्तियां हम बाबा से लेते हैं, तो बाबा शक्तियों का सागर है, तो वो पावर हाउस का एक ये हुआ। और दूसरा बाबा हमेशा एग्जांपल देते हैं कि अगर करंट चालू रहेगा, आपका बाबा से तार जुड़ा रहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के इसमें कंटेक्स्ट में जो बात करते हैं बाबा कि हमारा करंट का तार अगर बाबा से उस जुड़ा रहेगा और उसमें याद की करंट फ्लो होती रहेगी तो माया दूर फेंका जाएगी। तो वो एक एग्जाम्पल मेरे को हमेशा याद आता है, और वो बहुत मतलब पावर, बाबा की पावर फील होती है उससे। ओम शांति। खुद को स्वयं को बाबा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जैसे बहुत बड़ा पावर हाउस होता है ना, वहां से सभी को लाइट मिलती है। ऐसे बाबा खुद जो है वो खुद बहुत बड़ा पावर हाउस है, जिसमें जितनी शक्ति हो। जैसे अभी हम एक लाइट का कनेक्शन लेते हैं तो कोई हाउस जो रहता है वो कुछ तो भी महीने का 200 यूनिट यूज करता है, कोई 300 है, कोई 1000 यूनिट करता है। वैसे बाबा बोलता है कि तुम मास्टर हाउस पावर हाउस बन के मेरे से जितनी एनर्जी लेना चाहे आप लो और यूज करो और अपने में भरो, और अपने से भरते हुए पूरे संसार में दो, पूरे विश्व में दो, तो आप मास्टर पावर हाउस बन जाएंगे। और जो शक्तियां है मेरी अथाह शक्तियां, मैं माना बाबा बोलते हैं कि मैं सागर हूँ, आप लो। माना पावर हाउस खुद को बाबा इलेक्ट्रिसिटी को जैसे बताया है वैसे स्वयं बाबा एक बहुत बड़ा पावर हाउस। इलेक्ट्रिसिटी जैसे तार कनेक्शन बाबा बोलता है भाई मुझसे जोड़ के रखो, तो जब मेरे से जुड़े रहेंगे तो ऊपर बीच में कोई आपसे माया आ नहीं सकती, मैं आपको क्रॉस नहीं कर सकती, और आप सदा विजयी बने रहेंगे। इतना ही। और किसी को याद आ रहा है तो बताइए।
ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको भी हम समझेंगे डिटेल में। अभी तक अगर किसी को ऐसा लगता हो कि हमें मुरली समझ में नहीं आती, अव्यक्त मुरली उतनी, या हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो टुडे कुड बी योर टर्निंग पॉइंट। इस सिर्फ एक ही एग्जाम्पल में बाबा ने इतनी बातें समझाई हैं, इतनी डेप्थ है उसमें कि मतलब इट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप सभी बताएं थोड़ा थोड़ा और। हाँ जी, और कोई बताना चाहेंगे इसमें? पावर ओम हाउस का शांति बाबा ने भाई जी। क्या बताया? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। बाबा के गुणों में एक गुण आता है, बाबा शक्ति का सागर है। ये शक्ति आखिर बाबा से जो हमें मिलती है वो पावर हाउस के रूप में वो है, और वो पावर पूरे हम आत्माओं को मिलता है। और वो पावर तभी मिल पाएगा जब हम उनसे हमेशा जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहने के लिए हमेशा मेडिटेशन और बाबा का ज्ञान, ध्यान, ये तीनों चीजें जरूरी है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति भाई जी। जैसे गांव में, छोटे छोटे गांव में भी जब एनर्जी करंट चाहिए तो एक ट्रांसफॉर्मर होता है। तो हम जो एनर्जी लेते हैं बाबा से, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बाबा से, तो हम ले रहे हैं। हमें क्या करना है? अ, हमें हमें ट्रांसफॉर्मर बनना है। जैसा वो एनर्जी आ रहा है उसको डायरेक्ट जैसा है वैसा उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और जो छोटे छोटे गांव में भी जैसे कि एक मतलब रोशनी आ जाए, मतलब के अंदर एक रोशनी, एक दीपक जगाए, इस तरह से हमें काम करना है। जी, आप काफ़ी उसके नज़दीक पहुंच गए जो बाबा ने बताया है। अच्छा बताया आपने। हाँ जी, और कोई ट्राई करना चाहेंगे थोड़ा सा और? क्या क्या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है इसमें, डिफरेंट एप्लीकेशन? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। पावर हाउस बहुत बड़ा सप्लायर हाउस है, और हम सब छोटे छोटे मिनी स्टेशन है। पावर हाउस से मधुबन, मधुबन से सेंटर, और सेंटर से हम एक आत्मा, हर एक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, छोटे छोटे बल्ब हैं, और ये कनेक्शन बना रहेगा तो करंट फ्लो होता रहेगा। और इन बीच में से अगर करंट गया, सेंटर से डिस्कनेक्ट हुए, ये मैं आपकी ही बात कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छी तरह से भाई समझाया था। सारा क्रेडिट बाबा आपको देते हैं हम, क्योंकि अव्यक्त मुरली का जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है। थैंक यू भाई जी। आपने एक मुरली में, अब वो मेरे को ईयर याद नहीं है, आपने ये पावर हाउस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। सो आपको है ना, मतलब बाबा ने निमित्त बनाया, अव्यक्त मुरली की मास्टरी है आपकी। मैं तो मतलब आपकी हर मुरली में, और आपको याद होगा इस पार्क में भी हम लोग मिले थे, मैंने आपको पहचान लिया, जबकि ऑनलाइन हम लोग मिले हैं, लेकिन ऑफलाइन वहां पर इस पार्क की एक मीटिंग में मिले थे। और मैं ना बहुत मतलब जबरदस्त मुझे अव्यक्त मुरली से लगाओ, ड्यू टू यू। सिर्फ आप, बाबा ने आपको निमित्त बना के बहुत बड़ी सेवा कराई है। और ये पावर हाउस का जो आपने हमको एक्सप्लेन किया था ना, वो दिल और दिमाग में बैठ गया कि किसी से भी आप कनेक्शन नहीं छोड़िए, है ना। सेंटर से कनेक्शन छोड़ते हो, ब्राह्मण आत्माएं आप दूसरे एक दूसरे से अगर छोड़ते हो तो वो करंट फ्लो नहीं होगा। पावर हाउस का कनेक्शन मधुबन से, मधुबन का कनेक्शन सेंटर से, और हम ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे से, ऐसे करके पूरा सप्लाई होता है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओके, थैंक यू। तो अभी जो हम इसका एक्सप्लेनेशन सुनने वाले हैं, तो प्लीज़ एंश्योर कि हमारा 100% अटेंशन हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं कई बार। लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल अगर आज हमने ये अच्छे से समझ लिया, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे को जो पढ़ाने वाला है ज्ञान का सागर, उसकी कितनी गहराई है जिसमें हमें गोते लगाने हैं। तो सभी तैयार हैं? तो जी भाई। जी, तो बाबा ने कहा,
वैसे आप एक सीन क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे कि अगर किसी शहर में लाइट के कनेक्शन कहाँ कहाँ पर हैं, ये हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। तो बाबा ने बताया कि बाबा ने ऊपर से वतन से दृश्य देखा कि ज्ञान की लाइट कहाँ कहाँ तक पहुंची है। तो दिखाई देता है ना ऊपर से एरियल व्यू जो होता है कि कहीं कहीं लाइट ज्यादा है, कहीं कम है। तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शन जाते हैं, ऐसे इस पावर हाउस से कितने तरफ कनेक्शन गए हैं, विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं और कितने कोनों में अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यह कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में, सभी गांव में चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध जरूर हो। मतलब आप सबको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वाटर सप्लाई फॉर ऑल, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो गवर्नमेंट का क्या है कि चारों तरफ हर एक को बिजली मिले, हर एक को पानी मिले। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही हैं, पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहाँ कहाँ रोशनी है, नजदीक में रोशनी है या दूर दूर है, वह दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। बाप दादा भी वतन से दृश्य देख रहे थे कि कितने तरफ लाइट है और कितने तरफ अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। रिजल्ट को तो आप लोग भी जानते हो कि देश विदेश में अभी तक कई स्थान रहे हुए हैं जहां अभी कनेक्शंस देने हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जैसे लाइट और पानी के बगैर उस स्थान की वैल्यू नहीं होती। क्यों वैल्यू नहीं होती? क्योंकि ना तो वहां पे कोई इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं, ना ही आप वहां रह सकते हैं, क्योंकि लाइट और पानी के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे जहां आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई है, वहां की चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में हैं? अंधकार में, प्यास में भटक रही हैं, तड़प रही हैं। तो ऐसे आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? चित्र बनाते हो ना, कौड़ी तुल्य और हीरे तुल्य। तो लाइट और ज्ञान जल मिलने से कौड़ी से हीरा बन जाते हैं, तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमने इसमें देखा कि बाबा ने एक विजुअल तरीके से और इस दुनिया के गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लेके भी बहुत लॉजिकल तरीके से बताया कि पावर हाउस से चारों तरफ कनेक्शन गया है कि नहीं गया है। अब जैसे हमारी सेंटर की दीदियां हैं, वो कौन है, वो कनेक्शन दिलाने वाली है। जैसे कहीं बिजली का नया कनेक्शन होता है तो अप्लाई करना पड़ता है, पानी का नया कनेक्शन लेना है, तो हमारे सारे सेंटर्स नए कनेक्शन दिलाते हैं। तो ये पावर हाउस का इसमें कनेक्शन हुआ। जी, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। बाबा ने रॉकेट का एग्जाम्पल दिया है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? रॉकेट। ओम शांति भाई जी। बाबा ने ये बोला है कि रॉकेट जब स्टार्ट होता है तो उसको पहुंचने में कुछ मिनट लगता है, लेकिन हमें अपने घर पहुंचने में, परंदाम या सूक्ष्म वतन पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। आत्मा का बाबा ने बताया है कि आत्मा रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड में मतलब ये होती है। मैं बोलना चाह रहा कि वो आत्मा अगर ये पुराना शरीर छोड़कर जाती है तो वो दूसरे शरीर में रॉकेट से भी स्पीड में वो दूसरे जहां भी उसका हिसाब है वहां जाती है। और दूसरी बात बाबा ऐसे बताते हैं कि आत्मा माना बाबा से जो कनेक्शन है
उससे भी स्पीड बहुत फास्ट है जब ये कनेक्ट हो जाता है बाबा से आत्मा का। जी गुरजीत भाई। ओम शांति भाई जी। जैसे रॉकेट होता है तो फिर वो जैसे हाइट में उठता जाता है तो फिर उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो वो रिमूव करता जाता है। वैसे ही हम सोल को भी हमारे जो पुराने संस्कार है या फिर जो पुरानी बातें हैं उनको रिमूव करते जाना है हमारे अंदर से। बहुत ही अच्छा बताया, आप साइंस के स्टूडेंट हैं लगता है। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। बाबा का रॉकेट से मीनिंग है कि हमको उतनी जितनी फास्ट स्पीड से रॉकेट जो है वो जहां पर भी लॉन्च करना रहता है उसको तो जाता है, उतनी ही स्पीड से हमारा कनेक्शन जो है वो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाबा से कनेक्शन जो है वो होना चाहिए। ओम शांति। जी। दूसरा बाबा कहते हैं कि रॉकेट जब जाता है तो उसका जो जहाँ से भी रॉकेट छोड़ा जाता है वो नीचे से उसका संबंध बना रहता है। तो अगर रॉकेट में कुछ गड़बड़ी होती है तो नीचे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ऐसे ही हमारा भी बाबा से कनेक्शन अगर निरंतर बना रहेगा तो मतलब ये रॉकेट का एग्जाम्पल है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते कि दुनिया में तो रॉकेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि स्पीड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, पर हमारा जो मन की संकल्प की गति है वो उससे भी तेज है, माना हम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रॉकेट में तो वापसी का भी इंतजाम करना पड़ता है, फ्यूल देखना पड़ता है वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास तो कोई फ्यूल का खर्चा भी नहीं है। जितनी देर जाना चाहें जितनी देर बैठना चाहें उतना बैठ सकते हैं। तो वी आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंडियन रॉकेट, दुनियावी रॉकेट। ओम शांति। जी और कोई शेयर करना ओम चाहेंगे? शांति। जी। ओम शांति भाई जी। जैसे अभी सभी ने कहा रॉकेट का एग्जाम रिलेट हम करते हैं स्पीड से, तो वैसे ही जब हम अव्यक्त संदेश भी सुनते हैं जिसमें बाबा ये कहते हैं कि अभी मैंने पूरे वर्ल्ड का और सारे सेंटर का टूर किया, तो जिस स्पीड से बाबा सारे सेंटर्स या पूरे विश्व का भ्रमण करके आते हैं तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं रॉकेट के स्पीड से। और वैसे ही बाबा जैसे हमको ड्रिल कराते हैं निराकारी होने की, तो हम 1 सेकंड में अपने अव्यक्त स्थिति में सेट होके परमधाम पहुंच जाते हैं। और दूसरा ड्रिल फिर बाबा कराते हैं कि फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में, तो ये भी हम रॉकेट के स्पीड के हिसाब से ही कर सकते हैं। ओम शांति। ओके और कोई शेयर करना चाहेंगे? भाई जी इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई भी मेटीरियलिस्टिक चीजें जो है ना, कितना भी यूज करके कितना भी ऊपर मतलब जाने का कोशिश करें, लेकिन हम हमें अपना ओरिजिनल स्वरूप से ही हम परंदाम रीच कर सकते हैं। जी। अच्छा, पावर हाउस वाली जो मुरली है उसका डेट आप नोट कर सकते हैं, आप पढ़ना चाहें तो 1 मार्च 1983। और रॉकेट का हम समझ लेते हैं बाबा ने क्या कहा। आप सबने सही बताया है, लेकिन बाबा ने जो एग्जैक्टली कहा कि जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में है सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते। बहुत डीप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैसे हम दुआओं से विघ्न प्रूफ बन जाते। युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते। ये तो कितनी कमाल की बात हो गई कि हम दुआएं कमाएं और हमारे
बोल, कर्म, संकल्प सभी योग युक्त भी हो जाएं, युक्ति युक्त भी हो जाए। ये तो बहुत ही इजी हो गया। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। तो रॉकेट की बात बाबा ने यहाँ पे की कि दुआओं की जो स्पीड है वो रॉकेट से भी तेज है, और ये बहुत डीप बात है समझने की। और इस मुरली की डेट है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 30 नवंबर 1992। तो आज इतना ही करेंगे, टाइम होने वाला है। बाकी हाँ दीदी, आप बताएं कि टॉपिक से हम थोड़ा भटक तो नहीं गए आज? कुछ भी ऐसा तो नहीं कुछ और एक्सपेक्टेड था? तो दीदी का नेटवर्क शायद वीक है, इसके लिए वो जवाब नहीं दे पाएंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात हम समझ लेते हैं आज। बाबा ने एक मुरली में बोला है कि संकल्पों की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। आप सबको याद होगा, ये 82 की मुरली है। संकल्पों की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। इसलिए हमें दिन भर में यह अभ्यास करना है कि हमारे संकल्पों की गति धैर्यवत होती जाए, धीरे होती जाए। ये जैसे कई बार पूछते हैं ना कि क्या पुरुषार्थ में हम नवीनता करें, किस बात पे फोकस करें। तो दिन भर में हमें यही पुरुषार्थ करना है कि अपने संकल्पों को कैसे हम धैर्यवत बनाएं, आराम आराम। जब उनको हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो धीरे चलेंगे, या वो धीरे चलेंगे तो ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये एक पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे भी आप सभी फोकस करिएगा। तो आज यहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी बहुत पावरफुल योग अभ्यास करेंगे सभी मिलके। तो योग के समय जो लोग वीडियो ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एकाग्रता से, स्टेबिलिटी से बैठेंगे।
से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। और हम ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई भाई जी। जी, ओम थैंक्स शांति। वेरी मच। ये हमें क्या Thank you. नेक्स्ट लेवल क्या है? अब भाई जी पता चल रहा है कि अव्यक्त मुरली कैसे पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम लोग ऐसे ही सीधे साधी पढ़ लेते थे, मीनिंग तो समझते थे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज अब मालूम चलने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आगे भी क्लास में हम लोग को गाइड करें, हम लोग यही सब कुछ जाएंगे। भाई जी, भाई जी मेरा बात सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई जी, थैंक यू सो मच। हमें आप आके हमें नेक्स्ट लेवल का पुरुषार्थ होमवर्क के रूप में देने के लिए और एग्जाम्पल रूप से हमको समझाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भाई जी नेक्स्ट क्लास का डेट अगर दे देते। नेक्स्ट संडे तो दिवाली है, शायद दिवाली प्रिपरेशन करते होंगे, तो आप नेक्स्ट क्लास का डेट बता दीजिएगा। फिर वो दीदी से डिस्कस कर लेंगे जैसे भी टाइम अप्रोप्रिएट होगा। ओके, थैंक यू। सभी लोग जो भी ज्वाइन हुए हैं इस क्लास में, लिंक भेज दिया है चैट बॉक्स में। अब जिनको भी इस क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। डेली ये 9 to 10 क्लास चलता है नाइट में। मंडे टू थर्सडे अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं, अभी 1979 में आ चुके हैं। और फ्राइडे को हम कोई एक बुक पढ़ते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे को। अभी फ्राइडे को हम अव्यक्त संदेश बुक पढ़ रहे हैं और सैटरडे को 16 कला संपूर्ण बुक पढ़ रहे हैं। और एक्चुअली संडे हम अनुभव रखते थे, अभी राहुल भाई जी आ रहे हैं तो हमें तो और भी अच्छा अनुभव खजाने मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी थैंक यू भाई जी। ओम शांति। भाई जी अभी ये जो आपने बोला है कि अपना होमवर्क के रूप में जो है वो याद प्यार का है ना, लाइन लेने के लिए बोला। हाँ, वो सुगना बहन आपको गाइड करेंगे जैसे भी होगा। ठीक है जी। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। टूर्नामेंट ये अपने को अभी याद प्यार लिखना है क्या? जी भाई जी, हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ग्रुप में भेजते हैं। दीदी मैटर टाइप करके भेज देगी। ओम शांति। दीदी मीटिंग एंड कर दीजिए।